सब बचपना आ जाती है। ठीक ऐसा हुआ, उम्र बढ़ते गया और बचपना आते गया। चलिए अभी समापन की ओर चलते हैं। दोनों हाथ प्रणाम मुद्रा। आंखें बंद कर ले सभी और मेरे साथ सभी दोहराए। मैं चैतन्यमय हूँ, मैं आनंदमय हूँ, आनंदमय हूँ, मैं शक्तिमय हूँ, शक्तिमय हूँ, मेरे भीतर अनंत शक्ति का, अनंत चैतन्य का, अनंत आनंद का सागर लहरा रहा है। इसका साक्षात्कार करना ही मेरे जीवन का परम लक्ष्य है। हमारा आज का दिन मंगलमय हो, शक्तिमय हो, आनंदमय हो। यह शुभ भावना के साथ ओम शांति शांति शांति। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। सबका मंगल हो, सबका कल्याण हो। ओम। आज का सेशन समाप्त करती हूँ। सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग सब मेरे साथ योगाभ्यास की है, बहुत बहुत धन्यवाद। हारमोन लीलान भैया जी को, रंजना बहन जी को, सभी को मैं धन्यवाद देती हूँ। आप लोग जो हमें इस तरह कभी कभी मौका देते हैं क्लास लेने के लिए, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। ओम। भालो भालो खूब भालो। तालियां बजा रहे हैं जावा बहन जी के लिए। खूब भालो खूब भालो खूब भालो खूब भालो खूब भालो खूब भालो। बंगाली में कहते हैं हम। बहुत सुंदर मैम। ओके, आगे सत्र शुरू करने के लिए रंजना जी। अतिशय बढ़िया सुंदर तरीके से आज आपने योग सत्र लिया और सूक्ष्म व्यायाम से लेकर आसन प्राणायाम तक आपने बहुत अच्छे से किया। आपका मैं बहुत बहुत अभिनंदन और धन्यवाद, आभार व्यक्त करती हूँ योगार मंच पर। और अब हम द्वितीय सत्र की तरफ चलते हैं और द्वितीय सत्र में हमारे साथ मुख्य वक्ता जुड़े हैं। मैं उनको सादर आमंत्रित करने के लिए आदरणीय श्री पवन कुमार सर को आमंत्रित करती हूँ। जी आदरणीय श्री पवन कुमार सर, पतंजलि जैविक अनुसंधान केंद्र हरिद्वार। जी नमस्कार सभी को। बहुत सुंदर आज का सत्र जवा जी ने किया है। आज पुनः उनका अभिनंदन करते हुए आज का जो सत्र है, आज का जो दिवस है, प्रत्येक बुधवार को इस तरह की हमने पूर्व में चर्चा की थी कि हम एफपीओ के ऊपर बातचीत करेंगे। और एफपीओ के ऊपर बातचीत करने के लिए पूर्व में भी कुछ एक सदस्य हमारे आए हैं। तो उसी कड़ी में आज जो बुंदेलखंड में पुष्पेंद्र यादव जी और उनके साथ 5 एफपीओ के ऊपर कार्य कर रहे हैं और साथ में और भी अन्य जो कार्य बुंदेलखंड में हुए हैं उसके ऊपर चर्चा करने के लिए मैं इनको सादर आमंत्रित करता हूं। और जिससे कि जो कार्य इस जगह पर हुए हैं उसके बारे में सब लोगों को जानकारी भी मिले और साथ ही एफपीओ के ऊपर जो लोगों के विचार हैं और जो उनके अनुभव हैं और हमारे इस योगाहार कार्यक्रम में जो साथी एफपीओ के ऊपर अब काम करने लग रहे हैं या पहले से करते आ रहे हैं उनको भी इस अनुभव के आदान प्रदान से लाभ मिलेगा। तो इसी अनुरोध के साथ मैं पुष्पेंद्र को सादर आमंत्रित करते हुए बुलाता हूं और मंच उनको सौंपता हूं। जी धन्यवाद पुष्पेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हमारी आवाज आ रही है सभी को? हाँ जी जी, बिल्कुल आ रही। जी आ रही। थैंक यू। सभी को ओम। हमारे जितने भी प्रतिभागी जुड़े हैं सभी को मैं प्रणाम करता हूं और आज आपने हमें इस सेशन में बुलाया, इसके लिए मैं सभी को धन्यवाद देता हूं। जैसा कि सर ने आदेश दिया है
कि बुंदेलखंड में पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो काम किए गए हैं संक्षिप्त में उनको मैं बताऊंगा। और इसके अलावा भारत सरकार की 10,000 एफपीओ प्रमोशन और फॉर्मेशन की जो स्कीम है उसके तहत पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को बुंदेलखंड में 5 एफपीओ गठन करने का जो लक्ष्य मिला उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ हमारे जितने भी किसान भाई हैं उनको अगर एफपीओ गठन में या एफपीओ संचालन में कहीं कोई ऐसी परेशानी आ रही है तो उसका भी हम प्रयास करेंगे समाधान करने का। सबसे पहले हम चलते हैं कि बुंदेलखंड में पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के द्वारा जो काम किए गए उन पे संक्षिप्त से चर्चा करेंगे और उन काम की बदौलत बुंदेलखंड के झांसी प्रशासन ने हमारे संस्थान को कहाँ तक पहुंचाया, कैसे सहयोग किया, इस पर चर्चा करते हैं। साथियों, 2018 में पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट को, जैसे कि सभी को पता है, हमारे साथी इसमें सब जुड़े हैं, ऑर्गेनिक ग्रोवर का एक प्रोग्राम मिला था एनएसडीसी से। उसके तहत बुंदेलखंड क्षेत्र में ऑर्गेनिक ग्रोवर की जो प्रशिक्षण का काम था, देने का काम था, पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने बड़े शिद्दत से यहाँ पे काम किया और बुंदेलखंड क्षेत्र के 9,000 किसानों को जैविक खेती करने का प्रशिक्षण दिया। जब यहाँ पे प्रशिक्षण देने का काम पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम कर रही थी, तब आसपास के जिले के जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो भी देखने आए और उन्होंने भी ये कहा कि हमारे जिले के किसानों को भी प्रशिक्षण दिया जाए। तो आपको बता दें कि यहाँ पे जो प्रशिक्षण दिया गया है, यहाँ की समीपवर्ती जिले जो मध्य प्रदेश के हैं उनमें भी हम लोगों ने, पतंजलि की टीम ने प्रशिक्षण देने का काम किया। शिवपुरी, दतिया, टीकमगढ़, निवाड़ी और छतरपुर जो झांसी से लगे हुए हैं। तो यहाँ पे बुंदेलखंड के लगभग 12 जिले में पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने जो प्रशिक्षण दिया और किसानों को अपनी आय कैसे बढ़ाएं, साथ ही साथ अपनी खेती में कैसे हम नवाचार करें, इस पे प्रशिक्षण दिया। और उस प्रशिक्षण को लेकर के किसानों ने अपनी अपनी खेती में, कृषि कार्य में नवाचार किए और वो नवाचार करके प्रशासन को जब उसकी नजर में आई कि यहाँ पे किसानों ने एक नई गतिविधियां की हैं, तो उनको प्रदेश स्तर तक पहुंचाने का काम किया और हम और हमारी टीम को सम्मानित प्रशासन ने किया और बधाइयां भी दी, बहुत सारे प्रमाण पत्र दिए। आपको बता दें, हमारा उद्देश्य था, पतंजलि का उद्देश्य था कि किसान भाइयों की आय बढ़े, उनकी खेती में सुधार किया जाए, साथ ही साथ खेती में विविधीकरण लिया जाए, डाइवर्सिफिकेशन किया जाए ताकि किसान भाइयों की आय में वृद्धि हो। इसी को लेकर के यहाँ के किसान भाइयों को पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट की टीम ने औषधि खेती करने की सलाह दी। यहाँ के जो किसान भाई हैं वो परंपरागत खेती करते थे, हम सब जानते हैं जो हमारे परंपरागत खेती कृषि है, और इसके साथ साथ जो फसलें हैं जो हमारे दादा परदादा करते आ रहे हैं वही यहाँ के किसान भाई कर रहे थे। जो एरिया है यहाँ का वो चना, मटर रबी में होता है, सरसों होता है। खरीफ की अगर हम बात करें तो मुख्य फसल यहाँ मूंगफली है बुंदेलखंड में, साथ ही साथ उर्द, मूंग और तिल की खेती की जाती है। खरीफ फसल में किसान भाइयों को जो हमारी फसलें थी उर्द, मूंग और मूंगफली, इसको थोड़ा सा दरकिनार करते हुए औषधि फसलों के ऊपर हम ले जाने का हम लोगों ने प्रयास किया। और औषधि फसलों में यहाँ के किसान भाइयों ने खास तौर पर मुख्य फसल जो है वो तुलसी को अडॉप्ट किया, क्योंकि तुलसी की जो फसल है वो ऐसी है कि इसमें कम पानी लगता है। दूसरा,
बुंदेलखंड में जो अन्ना प्रथा है, छुट्टा जानवर यहाँ घूमते हैं, तो तुलसी की फसल को जानवर नुकसान नहीं करते हैं, यानी खाते नहीं हैं। तीसरा, तुलसी की फसल में इंसेक्ट और पेस्ट का कम प्रभाव होता है, यानी कीट और रोग बहुत ही कम लगते हैं, यानी कि ना के बराबर लगते हैं। चौथा जो आकर्षण था किसान भाइयों का कि इस खेती में लागत बहुत कम आती है। मुश्किल से आधा किलो बीज की हम नर्सरी बनाकर अगर लगाएं तो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त हो जाती है। तो ये चारों तरफ से मुफीद थी इस एरिया के लिए, किसानों के लिए, और कम लागत में एक अच्छा मुनाफा उनको मिला। शुरू-शुरू में किसान भाइयों को बड़ी दिक्कत आई। लोगों ने कहा कि तुलसी की खेती कैसे होगी? लोग हँसेंगे, हम कैसे करें? लेकिन स्टार्टिंग में थोड़ी-सी दिक्कत आई, लेकिन जब शुरू हुआ और उससे जो रिटर्न मिला किसान भाइयों को, आपको बता दें 1 एकड़ में जो उनका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन था, जो लागत खर्चा है, उसको काट करके, निकाल करके उनको शुद्ध मुनाफा के रूप में 50 से लेके 55,000 रुपए उनके हाथ में मिला। जब ये देखा कि 90 दिन के भीतर-भीतर हमारे किसान भाइयों को अगर 1 एकड़ में 50,000 से ऊपर का शुद्ध मुनाफा हो रहा है, तो क्यों ना किसान भाई करें। आपको बता दें 18 से ये प्रोग्राम हमारा शुरू हुआ और आते-आते 6 साल में आज 2024 है। आज स्थिति ये है कि बुंदेलखंड में झांसी जनपद में तुलसी का एरिया 2 एकड़ से बढ़ कर के आज लगभग 4,000 एकड़ हो गया है और यहाँ पे जो किसान भाई हैं, वो लगभग 2,870 किसान भाई ऐसे हैं जो तुलसी की खेती कर रहे हैं। और इस सक्सेस स्टोरी को यहाँ के प्रशासन ने देखा और प्रशासन ने देख कर के इसकी रिपोर्ट उत्तर प्रदेश सरकार को भेजी, भारत सरकार को भेजी। उत्तर प्रदेश सरकार ने 17 फरवरी 2023 को पतंजलि की टीम को इनवाइट किया, उसकी तरफ से हम गए और आपको बता दें कि इस सक्सेस स्टोरी को लेकर के उत्तर प्रदेश की महामहिम राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने राजभवन में बुला करके हमें सम्मानित किया और किसान भाइयों की आय बढ़ाने के लिए आगे सपोर्ट भी किया, प्रमाण पत्र भी दिया। साथ ही साथ जब ये रिपोर्ट यहाँ के प्रशासन ने भारत सरकार को भेजा कि पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने किसानों की आय में 2 गुना नहीं 3 गुना वृद्धि की है, कृषि में औषधि फसलों को ला करके किसान भाई समृद्ध हुए हैं और आज यहाँ पर 2 एकड़ से लेकर के 4,000 एकड़ तक एरिया बढ़ा है। जब ये रिपोर्ट यहाँ की जिलाधिकारी महोदय ने भारत सरकार को भेजी, तो आपको बता दें कि भारत सरकार से प्रधानमंत्री कार्यालय से टीम आई और मन की बात जो माननीय प्रधानमंत्री जी करते हैं, उस मन की बात के लिए यहाँ की सफलता की जो कहानी है, उसमें भी रिकॉर्ड किया गया है और आशा है कि आने वाले सत्र में किसी भी दिन हम सब किसान भाइयों को ये सक्सेस स्टोरी माननीय प्रधानमंत्री जी के मुख से हम लोगों को सुनने को मिलेगी। ये सफलता की कहानी थी पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने, जो यहाँ के किसानों के क्षेत्र में उनकी दशा और दिशा बदलने का काम किया है, वो आपके सामने है, धरातल पे। आज भी हमारे किसान भाई इसका विजिट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, तो हम सादर आमंत्रित करेंगे क्योंकि इस समय अभी खरीफ का मौसम चल रहा है, तुलसी किसानों के खेत में लगी है, अच्छी है, हरी-भरी है। कभी भी कोई आए और देखे और सीधे किसानों से रूट टू रूट बात करे, धरातल पे आके बात करे कि उन्होंने कैसे काम किया, आज कहाँ तक पहुँचे हैं। तो ये जीता जागता उदाहरण बुंदेलखंड के किसानों ने करके दिखाया। पतंजलि की टीम अभी भी किसान भाइयों को दूसरी क्रॉप के लिए भी प्रेरित कर रही है कि तुलसी के बाद रबी सीजन में भी हम एक नई फसल को अभी करने जा रहे हैं। तुलसी ये 70 से 75 दिन में तैयार हो जाती है और इसको काट करके किसान भाई ये आपको बता दें जुलाई में इसका प्लांटेशन होता है और अक्टूबर लास्ट नवंबर फर्स्ट वीक में इसकी कटाई हो जाती है और नवंबर में हम खेत की तैयारी करके औषधि फसलों की ओर जब किसान बढ़ चुके हैं तो
क्यों ना एक दूसरी फसल को भी यहाँ इंट्रोड्यूस किया जाए। और यहाँ की जो क्लाइमेट है वो तुलसी के बाद में रबी सीजन में अगर हमारे किसान भाई अश्वगंधा की खेती करें तो वो भी यहाँ पे सफलतापूर्वक की जा सकती है। आगे आने वाले समय में रबी के सीजन में भी एक नई फसल को हम लोग यहाँ पे कराने जा रहे हैं, ताकि किसान भाइयों की जो आय है उसमें 2 से लेके हम 3 और 4 गुना तक वृद्धि कर सकें। साथ ही साथ यहाँ पर पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ने ऑर्गेनिक ग्रोवर के बाद ग्रुप फार्मिंग प्रैक्टिशनर की भी ट्रेनिंग दी। 12 जिला में हम लोगों ने काम किया और जो किसान भाई ऑर्गेनिक ग्रोवर से जुड़े थे उससे कहीं ज्यादा जुड़े और बढ़ चढ़ करके उन्होंने हिस्सा लिया। जब ग्रुप फार्मिंग की बात आई तभी से किसान भाइयों के मन में ये था कि ग्रुप फार्मिंग क्या है, हम क्या क्यों ग्रुप में काम करें। तब उनको बताया कि हम ग्रुप में अगर काम करते हैं एक क्लस्टर में खेती करते हैं तो उससे कई लाभ हैं। एक तो हमारा एरिया बढ़ेगा और एरिया बढ़ने के बाद में एक ही जगह पर एक ही क्लस्टर में अगर कोई क्रॉप है और अच्छी क्वांटिटी में है तो कंपनियां सीधे किसान से आकर के संपर्क करती हैं और उन्हें मार्केट देने का काम करती है, यानी उनके खेत से ही वो प्रोडक्ट को खरीद लिया जाता है। क्योंकि मल्टीनेशनल कंपनियों को भी ढूंढने का ये अवसर नहीं है, उनके पास इतना समय नहीं है कि हम बाजार में जाके और तमाम कमोडिटी को ढूंढें। जब उनको पता होता है कि हमारे किसान भाई एक क्लस्टर है, बड़ा क्लस्टर है, यहाँ पर एक ही प्रजाति की फसल हो रही है तो उन्हें खरीदने में भी सहूलियत होती है। दूसरा, हमारे किसान भाइयों को एग्री इनपुट लाने में या कोई एक्टिविटी करने में जब समूह में करते हैं तो कम लागत में वो काम हो जाता है। तो 2 फायदे हो गए कि हमारे किसान भाइयों को कम लागत में वो खेती हो गई, दूसरा उनको एक बड़ा मार्केट भी मिल जाता है। जब एक ही समूह में वो खेती करते हैं तो शासन प्रशासन की भी नजर वहां पे होती है कि एक बड़ा एरिया फला कम्युनिटी का है, फला फसल यहाँ की जा रही है, इसकी खेती की जा रही है, तो उसका प्रचार प्रसार होता है जिसके माध्यम से हमारे किसान भाइयों को आसानी से मार्केट सुलभ हो जाता है। तो ग्रुप फार्मिंग में जब जुड़े तो किसान भाइयों ने ग्रुप में खेती करना शुरू किया। साथ ही साथ हमारे जो किसान भाई थे उन्होंने एफपीओ बनाने का काम किया और फार्मर प्रोड्यूसर कंपनी बना के हमारे जो किसान भाई है वो आपको बता दें कि आज एक अच्छी ऊंचाई पर है और अपनी जो आर्थिक स्थिति है उसको भी उन्होंने सुधारने का काम किया है। एफपीओ पे चर्चा करें उसके पहले हम एक छोटा सा तुलसी वाला जो हमारा काम हमने किया है यहाँ पे पतंजलि ने किया है उसके कुछ फोटोग्राफ दिखाना चाहते हैं, फिर हम एफपीओ पर चर्चा करेंगे क्योंकि एफपीओ भारत सरकार की एक बड़ी स्कीम है और 2 प्रकार के एफपीओ का गठन भारत सरकार में किया जा रहा है। एक तो भारत सरकार की जो 10,000 एफपीओ गठन और प्रमोशन की स्कीम है उसके तहत। दूसरा, सेल्फ प्रमोशन में हमारे कुछ किसान भाइयों ने खुद एफपीओ का गठन किया है बिना सरकार की स्कीम के। इस पर चर्चा करेंगे। एक बार हम आपको कुछ फोटोग्राफ दिखाते हैं। ये स्क्रीन शेयरिंग का ऑप्शन को जरा खोल दें इसको। हो गया जी सर, जी खोल दीजिए। जी 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 अभी 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 मैं करता हूँ। स्क्रीन दिखाई दे रही सर? आ रही है अभी। दिखाई दे रही सर?
नहीं, मेरे ख्याल से फिर से करिए क्योंकि ये हो रही है, एक सेकंड, इन्फिनिटी एरर आ रहा है एक सेकंड। फिर से। जी। ठीक है, इसको आप व्यू मोड में कर लीजिए तो ये पूरी स्क्रीन आ जाएगी। ठीक है सर, दिखाई दे रही? हाँ हाँ। थैंक यू। तुलसी की खेती करने के लिए हमारे किसान भाई 3 प्रकार की तुलसी यहाँ लगा रहे हैं। उस पर थोड़ी सी जानकारी हम आपको देंगे। एक तो रामा तुलसी है, दूसरी श्यामा तुलसी, तीसरी बना तुलसी। बना तुलसी, इसको हम लेमन तुलसी भी बोलते हैं। इसको हम जब पत्ते को तोड़ के और प्रेस करते हैं तो लेमन जैसी खुशबू आती है, तो ये बना तुलसी है। ये तो प्रजातियां हैं और ये प्रजातियां जो है ये आसानी से भारत के सभी राज्यों में हो जाती हैं। कहने का मतलब है कि चारों प्रकार की जो मिट्टी है इसमें इनको लगाया जा सकता है, हमारे किसान भाई लगाते हैं। और बस ये है कि जो खेत है हमारा उसमें पानी का भराव ना हो। बरसात में पानी अगर खेत में भर जाएगा तो फिर ये फसल हमारी थोड़ी-सी खराब हो जाती है और उतना फ़ायदा हमारे किसान भाइयों को नहीं मिलता। जैसा कि हम चर्चा कर रहे थे कि तुलसी की खेती के प्रति किसानों के जो आकर्षण थे, उनका जो रुझान था, वो क्यों बढ़ा इतनी तेज़ी से? उसके जो कारण है वो एक तो ये है कि तुलसी की खेती कम अवधि की फसल है, यानी कि मुश्किल से 70 से 75 दिन में ये फसल तैयार हो जाती है। तो किसान भाइयों ने इसको अडॉप्ट किया है कि कम दिन में हमें अगर ज़्यादा मुनाफ़ा मिल रहा है, तो इस फसल को हम क्यों ना करें। अगला जो बिंदु था, बुंदेलखंड में और कुछ हमारा राजस्थान का ऐसा एरिया है जहाँ पर अन्ना जानवर यानी छुट्टा जानवर खुले में घूमते हैं। तो फसल हमारे किसान भाइयों की नष्ट हो जाती है, नहीं तो किसान भाइयों को खेत पर ही रखवाली के लिए रुकना पड़ता है, नहीं तो उनकी फसल जानवर नुकसान कर जाते हैं। तो छुट्टा जानवर से इस फसल को ज़्यादा नुकसान नहीं है, उससे ये स्वतंत्र है, यानी परिपूर्ण तरीके से हम कह सकते हैं कि जानवर जो आएँगे तो घूम के चले जाएँगे, फसल को खाएँगे नहीं। तो किसानों ने इसको अडॉप्ट किया। अगला बिंदु है कि तुलसी का जो संपूर्ण पौधा है वो उपयोगी है और इसमें विपणन की कोई समस्या नहीं आई, मार्केटिंग की समस्या नहीं आई, आराम से बिक गया। पूरा का पूरा पौधा इसका काम का है। पत्ते कंपनियां औषधि बनाने में और ग्रीन टी बनाने में यूज करती हैं। जो बचा हुआ डंठल है उसको भी अभी बहुत सारी कंपनियां सोच रही हैं कि हम इसको हवन सामग्री बनाने में और धूप बत्ती बनाने में भी काम में लिया जाए। तो ये था। अगला बिंदु ये है कि तुलसी की फार्मा और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में बढ़ती मांग। उस समय कोरोना का समय था, तुलसी काढ़ा, तुलसी पत्ती की तमाम डिमांड थी, आज भी है। और उस डिमांड को बढ़ते किसान भाइयों का एरिया बढ़ा और उन्हें एक अच्छा लाभ हुआ। ये खरीफ की फसल है, सिंचाई की बहुत ही कम आवश्यकता पड़ती है। जिस दिन हम प्लांटेशन करते हैं केवल उस दिन इसकी सिंचाई आवश्यक है और इसके बाद में 1-2 बारिश हो जाती है तो एक आराम से तैयार हो जाती है फसल। तो कम सिंचाई में, कम पानी में ये आराम से हो जाती है और बुंदेलखंड में पानी की कमी है, उसके तहत किसान भाइयों की रास आई। कीट एवं रोगों का कम प्रकोप, इसमें बहुत ही कम प्रकोप होता है, इसलिए कोई दवा का इसमें प्रयोग नहीं किया जा सकता है और ना ही किसान करते हैं, क्योंकि तुलसी की पूरी फसल हम औषधि में प्रयोग करते हैं, इसलिए इसमें कोई भी हम कीटनाशक का प्रयोग नहीं करते हैं। उर्वरक और कीटनाशक पे कम खर्चा, जब इसमें यूज ही नहीं करना है तो किसान भाइयों को बहुत ही कम खर्चे में ये फसल तैयार हो जाती है, तो कम लागत की फसल है, इसलिए किसानों का रुझान इस फसल की ओर बढ़ा। तुलसी की खेती जैसे हम बात कर रहे थे हमारे किसान भाइयों ने की और इसकी जो भूमि है वो लगभग सभी प्रकार की भूमि उपयुक्त है, सभी में ये हो जाती है। जलवायु की बात करें तो जलवायु थोड़ी सी गर्म जलवायु जहाँ पे है, उष्ण है और
महत्वपूर्ण है इसके लिए वो मौसम तुलसी की गर्म जलवायु वाला पौधा है। जहाँ पे ठंडे प्रदेश है वहाँ पे थोड़ी-सी दिक्कत आती है, क्योंकि ठंड में एक समय ऐसा होता है कि पूरा का पूरा पत्ता तुलसी का झड़ जाता है। हम बात करें जनवरी में अगर देखेंगे तो जनवरी में क्या होता है कि पूरा तुलसी का पत्ता झड़ जाता है और पूरा स्टेम दिखाई देता है, और जब ठंड निकल जाती है तो फिर दोबारा पत्तियाँ आ जाती हैं। तो ये ठंड का पौधा नहीं है, यानी कि रबी की फसल नहीं है, ये खरीफ में और जायद में इसको हम उगाते हैं। भूमि की तैयारी 2-3 बार हल चलाकर पलटा लगा के हम कर सकते हैं, और गोबर की खाद भूमि में मिला दें, खेत को लेवल बना दें और खेत की तैयारी करें। इसके बाद में हम नर्सरी बनाते हैं। जैसे कि नर्सरी ये देख रहे हैं, क्यारियाँ बना लेते हैं। इन क्यारियों में पानी भर देते हैं, पानी भर के इसमें बीज की हम बुआई कर देते हैं। नर्सरी तैयार करने के लिए 300 से 400 ग्राम बीज की आवश्यकता होती है, और इनसे जो पौधा बनेंगे, सीडलिंग तैयार होंगे, वो 1 एकड़ के लिए पर्याप्त हो जाते हैं। उचित दूरी कतार से कतार की 50 से 60 सेंटीमीटर रखते हैं, और पौधे से पौधे की दूरी 40 सेंटीमीटर रखते हैं। जैसे ये आप प्लांटेशन देख रहे हैं, हमारे किसान भाई कर रहे हैं। सिंचाई रोपण के बाद और बिजाई के बाद हम पानी की उपलब्धता के अनुसार इसमें सिंचाई करते हैं, और अगर पानी हमारे किसान भाइयों के पास में है, संसाधन है, तो 15 से 20 दिन के अंतराल में एक सिंचाई हम इसमें कर देते हैं। निराई गुड़ाई अति आवश्यक है। वायु संचार और खरपतवार नियंत्रण के लिए 20 से 25 दिन के अंतराल में हम निराई गुड़ाई करते हैं, ताकि हमारा जो पौधा है वो एक अच्छा हो, और कटाई के उपरांत उसमें कोई खरपतवार उसमें ना आए। फसल कटाई की हम बात करें तो 70 से 75 दिन में फसल तैयार इसकी हो जाती है। प्रति एकड़ लगभग 400 से 500 किलोग्राम सूखी पत्ती और 45 से 50 ग्राम हमें बीज की 45 से 50 किलोग्राम बीज भी इससे प्राप्त होता है। तो इस प्रकार से हमें लगभग 5 कुंटल सूखी पत्ती और 50 किलो बीज की प्राप्ति आराम से प्रति एकड़ की दर से हो जाती है। ये एक छोटा-सा एक तुलनात्मक अध्ययन था कि हम एक निकालें कि इसमें कितनी लागत लगती है। अगर हम बीज की बात करें तो 300 ग्राम बीज लगभग 500 रुपए का होगा। बीज उपचार पे जो खर्चा आएगा वो 50 रुपए गौमूत्र से हम इसको करते हैं। खेत की तैयारी पर ट्रैक्टर चला के उसका जो चार्ज है वो लगभग 2-3 बार हमें जुताई करनी पड़ती है, तो 3000 रुपए हो गया। सड़ी गोबर की खाद लगभग 2 ट्रॉली इसमें हम डालते हैं प्रति एकड़ में, तो 3000 का हो गया। पौधरोपण पे खर्चा 1 एकड़ में लगभग 8 से 10 लेबर हमारी लगती है, जो 2-2500 रुपए इसमें लगता है, 2400 रुपए इसमें खर्चा आया 1 एकड़ में। खरपतवार नियंत्रण की बात करें तो 1 एकड़ में 5 लेबर लगते हैं, जो खरपतवार नियंत्रण के लिए पर्याप्त होते हैं, तो उनका खर्चा 1500 रुपए हुआ। सिंचाई पर खर्च 1000 रुपए, और कीटनाशक खरपतवारनाशी इसमें शून्य के बराबर है, कोई खर्चा है नहीं। कटाई का खर्चा लगभग 3000 रुपए प्रति एकड़ होता है। इसको हम टोटल करें, जोड़ें तो 14,450 रुपए ये प्रति एकड़ का खर्चा है। 1 एकड़ में अगर हम इसकी खेती करते हैं तो लगभग 14 से 15,000 रुपए ये खर्चा आता है। अगर हम बात करें कि कुल जो उत्पादन हुआ सूखी पत्ती का, अगर 5 कुंटल हुआ 100 रुपए किलो के हिसाब से गया, तो ये 50,000 रुपए का हो गया। अब इस समय पे रेट बढ़ गया है, लगभग 110 रुपए हो गया है तुलसी का मार्केट में, तो ये बढ़ जाएगा, लेकिन हम इसी को पकड़ के चलते हैं तो 50,000 रुपए का सूखी पत्ती हो गई। कुल बीज उत्पादन की बात करें जो हुआ 50 किलोग्राम, ये लगभग बाजार में 500 रुपए किलो तक जाता है, तो 25,000 रुपए का इसका बीज हो गया। दोनों को मिला दें तो लगभग 75,000 रुपए का हमें जो इनकम हुई है खेती से हुई है, और शुद्ध लाभ की बात करें तो 14,450 रुपए घटा दें तो 60,550 रुपए प्रति एकड़ से मुनाफा हम इससे कमा सकते हैं, और हमारे किसान भाई कमा भी रहे हैं। ये एक अध्ययन किया गया कि और दूसरी फसल है उड़द और मूंगफली, इसमें कितना खर्चा आता है और इसमें हमें मुनाफा कितना है। तो जैसे आप देख रहे हैं, उड़द की बात करें तो लागत उड़द में 12,100 रुपए की आती है, और अगर हम उपज की बात करें, 1 एकड़ में उड़द लगभग 6 से 7 कुंटल होता है, तो 7 कुंटल को पकड़ा है।
50 रुपए इसका मार्केट में रेट है। तो 7 कुंटल अगर हमारे पास में उर्द हुआ, 50 रुपए किलो के हिसाब से बिका, तो ये 35,000 का हुआ। और 35,000 में 12,100 रुपए घटा देंगे तो 22,900 रुपए हमें 1 एकड़ में शुद्ध मुनाफा हुआ, शुद्ध लाभ हुआ। मूंगफली की बात करें तो मूंगफली में जो खर्चा है प्रति एकड़ वो 18,500 रुपए खर्चा आता है इसकी फसल को उगाने में। और उपज की बात करें तो इसकी उपज लगभग 10 कुंटल तक हमें मिलती है, यानी 1,000 किलो। और 40 रुपए अभी इस समय पे मार्केट में रेट है, तो ये 40,000 की हुई। और 40,000 में अगर हम 18,500 घटा देंगे तो 21,500 रुपए हमें 1 एकड़ में प्राप्त हुआ। लगता है कि मूंगफली एक अच्छी फसल है, लेकिन लागत इसमें ज़्यादा आती है, इसलिए मुनाफा उतना मिल नहीं पाता है किसान भाई। तुलसी की बात करें, जैसे देखा था कि लगभग 15,450 रुपए इसमें खर्चा आया। सूखी पत्ती और बीज को मिला दें तो 75,000 हुआ। और 75,000 में 15,450 रुपए घटा देंगे तो 59,550 रुपए हमें शुद्ध मुनाफा हुआ। ये डाटा है, ये आंकड़े हैं, ये किसान भाइयों ने खुद करके दिखाया है, ये उनकी ही कहानी है। एक मैप आपको दिखाई दे रहा होगा, जहाँ-जहाँ पर हरा-हरा कलर है, ग्रीन-ग्रीन जो प्लॉट दिख रहे हैं, ये एक ही गाँव का है। ये हमारे ये जो नक्शा बनाया था, ये हमारे माननीय पवन सर के आइडिया था कि हमारे गाँव में जाके उसका एक हम रिमोट सेंसिंग करें कि कौन-सी फसल कहाँ पे है और कितना एरिया है, जो हम शासन प्रशासन को दिखा सकें। ये सर का एक आइडिया है, ये बहुत ही सराहा गया। यहाँ के जिला प्रशासन ने तालियाँ बजाई इसको देख के कि ये बहुत बढ़िया काम किया है। तो ये सर का आइडिया था कि हम एक नक्शा बनाएँ रिमोट सेंसिंग से। भले ही ये 1 साल पुराना है, लेकिन इसमें दिखाई दे रहा है कि कहाँ-कहाँ पे हम तुलसी के प्लॉट हैं। आप जो हरा कलर देख रहे हैं, ये तुलसी लगी हुई है। और ये जो हल्का-सा गुलाबी कलर है, लाल कलर है जो दिख रहा है आपको, ये ग्राउंड नट का है। इधर मूँगफली लगी हुई है, ये तुलसी है। बाकी अदर वेजिटेबल्स और हैबिटेट्स वगैरह है, जो दूसरे कलर दिख रहे हैं। लेकिन हम दोनों को देखें कि एक हरा कलर, एक हल्का-सा जो बैंगनी कलर दिख रहा है लाल-सा, ये मूँगफली का और तुलसी का एक अनुभव है। किया गया है, तुलनात्मक अध्ययन है कि कहाँ-कहाँ पर लोग कर रहे हैं, ताकि ये हम एक दिखा सकें लोगों को। इसका जो तुलसी के उत्पाद हैं, वो तुलसी पंचांग यहाँ के किसान भाई करते हैं, तुलसी पाउडर भी बनाते हैं, तुलसी तेल की भी इस समय डिमांड चल रही है। लेकिन तुलसी का तेल निकालने के लिए हमें एक सिस्टम लगाना पड़ता है, डिस्टिलेशन प्लांट, तब हम इसका तेल निकाल सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ पेपरमिंट का जहाँ एरिया है, पेपरमिंट लोग करते हैं, तो उस प्लांट से भी हम इसका तेल निकाल सकते हैं। लेकिन उसके पहले 1-2 ड्रम हमें खाली पानी से वाष्प बनाकर उड़ाना पड़ेगा, ताकि उसमें जो मिंट की महक है, वो हमारे तुलसी तेल में ना हो। तुलसी का जो उपयोग है, वो आपको बता दें कि एक तो परफ्यूम इंडस्ट्री में हो रहा है, औषधियों में हो रहा है, ग्रीन टी बनाने में बड़ा व्यापक तरीका से उपयोग इसका हो रहा है, बहुत डिमांड भी है। और कॉस्मेटिक इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग हो रहा है। तो इसकी अच्छी खासी डिमांड है और आराम से किसान भाइयों को इसका मार्केट भी मिल रहा है। ये एक प्रसंस्करण की बात करें कि तुलसी जो उत्पादन हो रहा है, वो विपणन कहाँ-कहाँ पे किया जा रहा है। पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट हमारी कंपनी बहुत बड़ी मात्रा में तुलसी खरीदती है। एक सनफ्लैग एग्रोटेक है, हमारे किसान भाई इसको भी लिख सकते हैं अगर करें। ये रायपुर की कंपनी है, ये भी तुलसी बहुत बड़ी मात्रा में खरीदती है। ऑर्गेनिक इंडिया, ये लखनऊ की कंपनी है और आजकल इसको टाटा ने टेक ओवर कर लिया है। तो ये भी तुलसी बहुत बड़ी मात्रा में खरीदती है और हमारे किसान भाइयों से तीनों कंपनियां खरीद रही हैं और किसान भाई आराम से इन कंपनियों को देके एक अच्छा लाभ कमा रहे हैं। एक डाटा है जो पिछले 5 साल का है। 2019 और 20 की बात करें तो किसानों की संख्या 116 थी, जो किसान भाई हमारे तुलसी लगा रहे थे, यानी तुलसी उन्होंने लगाई। 105 एकड़ में था। 2020 की बात करें तो 105 एकड़ में 418 किसानों ने लगाई और जो इसका लाभ हुआ, कुल लाभ, वो 41 लाख और 80 हजार रुपये हमारे किसान भाइयों ने कमाया। 20 और 21 की बात करें तो 286 किसान बढ़े हमारे, 116 से 286 हुई, किसानों की संख्या बढ़ी। क्षेत्रफल भी बढ़ा, 105 से 318 हुआ। कुल उत्पादन की बात करें तो
1272 कुंटल उत्पादन हुआ और 1,27,20,000 रुपए का किसान भाइयों को मुनाफा हुआ। 2021-22 की बात करें तो किसानों की संख्या बढ़कर के 535 हुई, एरिया बढ़कर के 1,205 एकड़ हुआ और जो उत्पादन मिला किसान भाइयों को वो 4,820 कुंटल उत्पादन मिला और अगर मुनाफा की बात करें तो 4,82,00,000 रुपए का मुनाफा किसान भाइयों को हुआ इस फसल से। अगले साल 2022 और 23 की बात करें तो किसानों की संख्या 1,070 हुई बढ़कर और एरिया 2,870 एकड़ हुआ। उत्पादन की बात करें तो 14,350 कुंटल इसका सूखी पत्ती का उत्पादन हुआ और हम बात करें कि जो उत्पादन के बाद जो लाभ हुआ किसान भाइयों को वो 14 करोड़ और 35 लाख हमारे किसान भाइयों ने कमाया। 2023-24 की बात करें तो एरिया बढ़कर के हमारा 1,400 किसानों की संख्या 1442 हुई और एरिया बढ़कर के 3,120 एकड़ में यहाँ का एरिया हुआ। इतने एकड़ में तुलसी लगी। तुलसी का जो उत्पादन हुआ वो 15,600 कुंटल हुआ टोटल सब किसान भाइयों का और किसान भाइयों को जो शुद्ध लाभ हुआ वो 15 करोड़ 60 लाख रुपया पिछले साल तुलसी की फसल से कमाया गया। तुलसी की खेती के एक प्रशिक्षण कार्यक्रम जो हम लोग गांव में गए, ये आप देख रहे हैं सीता किट का हम लोगों ने यहाँ पे डेमोन्स्ट्रेशन किया, बताया कि कैसे सॉइल टेस्टिंग करें। किसान भाइयों ने बढ़ चढ़कर प्रशिक्षण में भाग लिया और यहाँ का एरिया बढ़ा। ये तुलसी की फसल का अवलोकन करते रानी लक्ष्मीबाई केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय यहाँ पर है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी। जब यहाँ के कुलपति को पता चला कि बड़े एरिया में तुलसी हो रही है तो उन्होंने अपने सारे स्टूडेंट जो एग्रीकल्चर के थे और उनको आदेश दिया कि आप देख के आओ, विजिट करके आओ, खेतों में जाके घूम के आओ। तो ये सारे जो विद्यार्थी दिख रहे हैं ये बीएससी एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स हैं जो सेंट्रल एग्रीकल्चर की ये विजिट करते हैं। ये हमारी जो टीम आई हरिद्वार से आप देख रहे हैं, ये इधर पे डॉक्टर मेहता सर है, विवेक बैनीपुरी सर है और ये पतंजलि के कुछ हमारे टीम के लोग हैं। ये उन्होंने विजिट किया, देखा तुलसी की एक्टिविटी को, देखा कैसे कटाई होती है, कैसे पत्ती निकालते हैं। ये हमारा एक बोर्ड भी लगा है जो सॉइल टेस्टिंग और जो हमने लैब बनाई है खेत पर, इस बोर्ड का भी इन्होंने निरीक्षण किया। ये फसल कट रही है, इधर पर कटी रखी हुई है और इधर पर किसान भाई इसको तुलसी की पत्ती को निकालते हुए और यहाँ पे डॉक्टर मेहता सर, डॉक्टर बैनीपुरी सर, ये इसका जो प्रोडक्ट मुन्नी लाल भाई भी यहाँ पे देखो दिख रहे हैं, ये ये यहाँ पे इसका प्रोडक्ट को देखते हुए पत्तियों, ये खेत पे ही एक्टिविटी हो रही है। ये बांदा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जो हमारा यहाँ पे राबे कार्यक्रम में आए थे। डॉक्टर पवन सर की अनुमति से इस बैच को हम लोगों ने 15 दिन यहाँ पर प्रशिक्षण दिया। 15 दिन उन्होंने पतंजलि हरिद्वार में जाके प्रशिक्षण दिया। तब उन्होंने कुछ भंडारण भी देखे। ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी के छात्र हैं जो पत्ती को निकालते हुए और पैकिंग करते हुए और प्रोसेसिंग करते हुए ये किसान भाई कर रहे हैं। उन्हीं के साथ में हाथ बटाते हुए और उन्होंने खुद अपने हाथ से इसको ग्रेडिंग करके देखा कि हम कैसे करते हैं। पत्ती टूटती नहीं है और ये सेफ आराम से निकल जाती है। तो ये उन्होंने खुद काम करके देखा है यहाँ बच्चों ने। ये यहाँ के मुख्य विकास अधिकारी महोदय हैं झांसी के, जो खेत पे खुद जाके किसान भाइयों से मिले और उन्होंने फसल का निरीक्षण किया ताकि एक विश्वास जगह हमारे प्रशासन की टीम में वास्तव में किसान एक बढ़ चढ़ के बड़े क्लस्टर में खेती कर रहे हैं। और इसका जुनैद अहमद IAS है, आप इनका नाम डालेंगे गूगल पर तो जुनैद अहमद IAS लिखेंगे तो 2018 बैच के जो इंडिया टॉपर है, भारत में पहला नंबर इनका आया था IAS में, तो ये जुनैद अहमद जी। ये माननीय मंडल आयुक्त महोदय डॉक्टर अजय शंकर पांडे जो रिटायर्ड हो गए हैं, वो थे यहाँ पे, तब उन्होंने जाकर के देखकर विजिट किया। प्रशासन के आला अधिकारी भी गए और ये भंडारण देखा, पैकिंग देखा, किसानों से बात किया और उन्होंने सराहा और हम लोगों को शाबाशी।
ये तत्कालीन कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय हैं आलोक सिन्हा जी, जो कृषि की प्राकृतिक खेती देखते हुए साथ ही साथ जो सांप चिड़ी का गेम बनाया है हमारे माननीय पवन सर ने, उसको उन्होंने बड़े टाइम दिया, करीब 4-5 मिनट तक डिस्कस किया सांप चिड़ी पर कि कैसे किसान भाइयों को हम खेती के ट्रेनिंग देते हैं, प्रशिक्षण देते हैं, खेल-खेल में उनको जैविक खेती सिखाते हैं और इस पर चर्चा की। फिर बाद में जाते समय इस चार्ट का एक बड़ा-सा फ़ोटो लेकर के वो अपने साथ गए। उन्होंने कहा इसका एक फ़ोटो खींच के दीजिए पीडीएफ बना के और ये हम इसकी चर्चा प्रशासन में करेंगे और किसान भाइयों को इसके लिए प्रेरित करेंगे। ये अभी जो हमारे कृषि उत्पादन आयुक्त महोदय मनोज कुमार सिंह साहब हैं, वो हमारे इस पंडाल को देखते हुए जो लगाया था हम लोगों ने, हमारे किसान भाइयों ने। आज हम बात करें तो यूपी के एक चीफ सेक्रेटरी भी हो गए हैं, पहले कृषि उत्पादन आयुक्त थे। साथ ही हमारे जो जिलाधिकारी महोदय हैं, ये उद्यान विभाग के डायरेक्टर हैं तोमर, उन्होंने आकर के भी हमारे प्रोडक्ट को देखा। ये औषधि फसलों को बढ़ावा देने के लिए, किसान भाइयों की आय दोगुनी करने के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्य हेतु माननीय शिव प्रताप शाही कृषि मंत्री उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा सम्मानित किया गया यहाँ पर। और साथ में हमारे चीफ सेक्रेटरी दुर्गा शंकर मिश्र भी हैं, आप देख रहे हैं शाही जी हैं। ये डिप्टी सीएम है उत्तर प्रदेश सरकार के केशव प्रसाद मौर्य जी। माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय केशव प्रसाद मौर्य तुलसी के जो उत्पाद और पत्ती हमारे किसान भाइयों ने पैदा की, उनको उन्होंने मेला में, कृषि मेला में देखा और यहाँ पर हमारी पीठ ठोकी, यहाँ पर ये देख रहे हैं। ये उत्तर प्रदेश की सर्वोच्च संवैधानिक पद पर आसीन महामहिम राज्यपाल महोदया श्रीमती आनंदीबेन पटेल, ये प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय योगी आदित्यनाथ जी द्वारा राजभवन लखनऊ में औषधि फसलों को बढ़ावा देने एवं किसानों की आय दोगुनी करने में उत्कृष्ट कार्य करने हेतु उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा यहाँ सम्मानित भी किया गया। उसके बाद में डीडी न्यूज द्वारा तुलसी की एक सफलता की कहानी रिकॉर्ड किया गया। जैसे कि बताया था, मन की बात के लिए यहाँ पे टीम आई और उस टीम ने यहाँ पूरे खेतों की रिकॉर्डिंग की, किसानों से बात की और उनका इंटरव्यू लिया। ये वही टीम है जो डीडी न्यूज की आई थी। थैंक यू। इसमें अगर किसी किसान भाई का कोई क्वेश्चन है, मन में आ रहा हो तो अभी पूछ सकते हैं और आगे हम नहीं तो अपना जो एफपीओ पे चर्चा हम कंटिन्यू करें। ये बहुत ही सुंदर आदरणीय पुष्पेंद्र यादव जी, मैं आदरणीय पवन कुमार जी को सादर आमंत्रित करता हूँ कि वो आए। नहीं, उससे प्रश्न ले लीजिए, बहुत सुंदर अभी वार्ता रही है, पुष्पेंद्र जी, एक एक प्रश्न लीजिए। जी जी, तो आदरणीय पुष्पेंद्र यादव जी ने जो प्रेजेंटेशन दिया है सबने सुना और उसमें मैं आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी को आमंत्रित करता हूँ, अपना सवाल करें। जी ओम, सदन को नमन। और बहुत बढ़िया जो है जानकारी और किसानों के हित की जानकारी मिली है, किसानों की आय दुगनी हुई हमने समझा। सर, नर्मदापुरम में एक ब्लॉक है केसला विकास खंड और ये सतपुड़ा के में लगा हुआ है। यहाँ पर जो है सिंचाई की भी कम है और पहाड़ी क्षेत्र है। बाकी दूसरे जो विकास खंड है या तहसील है उनमें मात्रा में तवा का पानी है, तो यहाँ पर तो धान गेहूं और मूंग होती है, परंतु एक निश्चित रूप से एक विकास खंड जो है उसमें ये फसल लग सकती है। तो क्या इसमें बंदर वगैरह का नुकसान तो नहीं है? इसको थोड़ा सा स्पष्ट करें जियो। मेहरा जी, आपका बड़ा अच्छा प्रश्न है कि बंदर वगैरह, मैंने पहले ही बताया था, बंदर तो ठीक है, इसमें जानवर भी नुकसान नहीं कर सकते हैं, क्योंकि बंदर तो जंप मार के निकल जाएगा, लेकिन जो छुट्टा जानवर होते हैं वो भी नहीं खाते, तो बंदर भी इसको नहीं खाता है, क्योंकि इसका जो स्वाद है वो तीखा स्वाद है। तो इसे कोई बंदरों से, किसी जानवर से कोई नुकसान नहीं है, ये बिल्कुल सुरक्षित है।
और जहाँ कम पानी है, पानी का साधन नहीं है, कम सिंचाई है, वहाँ के लिए तो बहुत ही अच्छी है। बरसात में आज देख रहे हैं बुंदेलखंड में पूरे रात भर से यहाँ बरसात हो रही है। शायद मुन्नीलाल जी बताएंगे कि टीकरण में हो रही कि नहीं हो रही। झांसी में तो पूरी रात से हो रही है और अभी भी हो रही है। लगभग बताएं तो 14 घंटे से कंटिन्यू पानी गिर रहा है। तो आराम से पानी मिल जाता है। बस इसमें ये ध्यान रखना है कि उन खेतों में नहीं लगाना है जिन खेतों में पानी का भराव है। पानी अगर बरसात में भर जाता है खेत में, तो इसकी जो जड़ें हैं बहुत ही कमजोर होती हैं, जल्दी सड़ जाती हैं पानी में। भराव वाले एरिया को छोड़ करके हम लगा सकते हैं इसको मेहरा जी, कोई दिक्कत नहीं। धन्यवाद। जी ओम सर, बहुत बहुत सर जी ओम। धन्यवाद मेहरा जी। और आदरणीय यहाँ टीकमगढ़ में भी बहुत पानी बरस रहा है आदरणीय पुष्पेंद्र भैया, और लगातार झड़ी लगी हुई है, जैसे झड़ जिसको कहते हैं, इस प्रकार का पानी बरस रहा है। और मैं दूसरा सवाल लेने के लिए मैं आदरणीय महाराष्ट्र से डॉक्टर किशोर दुबे जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपना सवाल करने का कष्ट करें। धन्यवाद मुनिराज जी। सबसे पहले तो पुष्पेंद्र जी का बहुत बहुत अभिनंदन नमस्कार। कि 2 एकड़ से लेकर आपने अभी बहुत बड़े पैमाने पे तुलसी की खेती करवाई और किसानों की आय दुगुनी से भी ज्यादा प्राप्त। पुष्पेंद्र जी, आपने जो प्रेजेंटेशन दिया और वो जो एनालिसिस बताया, उसमें देखकर एक पॉइंट में मन में आता है, अगर उस प्रकार का एनालिसिस रहे तो आगे के लिए भी और हम सबके लिए भी समाधान कारक होगा कि जो किसान आपने जोड़े हैं उसमें से 5 एकड़ के नीचे वाले, यानी जिसको हम छोटे किसान बोलते हैं, वो कितने हैं, वो अगर आंकड़ा एनालिसिस में आ जाए हर साल के, तो एक उपलब्धि होगी। और दूसरा कि उसमें जिनके पास में सिंचाई की सुविधा नहीं है, सिंचाई की सुविधा वाले और बगैर सिंचाई की सुविधा वाले, यह अगर एक एनालिसिस है तो वो भी एक बहुत अच्छी रहेगी। और इसके बावजूद मेरा जो आपको आपसे जानना है कि जो औषधि फसल की आपने मार्केटिंग जो किया, तो शुरू से यहाँ पे कंपनियां थी कि फिर कंपनियां बाद में आई, उनको कैसे लाया गया, उनसे करार खेती करवाई गई, या किस तरह से आपने मार्केटिंग बढ़ाया और इस तरह से उनको इनकम जनरेशन हुआ, तो इस बारे में आप थोड़ा मार्गदर्शन कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब, बहुत ही अच्छा प्रश्न है आपका। और ये जो आपने कहा जरूर इसमें हम ध्यान देंगे, और हमने एनालिसिस किया है, लिस्ट हमारे पास में है, डाटा पूरा है, लेकिन प्रेजेंटेशन काफी बड़ा लंबा हो जाता है। प्रशासन के अधिकारी बोलते हैं कि ऐसा होना चाहिए जो कम समय में हम उसको प्रेजेंट कर दें, लेकिन हमारे पास में डाटा है। बड़े किसान हैं, जो लघु सीमांत है और दीर्घ, 3 प्रकार की कैटेगरी हमने इसमें किसानों की बनाई है। जो 1 हेक्टेयर तक के हैं, यानी 1 हेक्टेयर से कम जिनके पास भूमि है, वो हमारे सीमांत किसान हैं। और 2 हेक्टेयर तक की जिनके पास में भूमि है, वो लघु सीमांत में आते हैं। और जिन किसानों भाइयों के पास में 2 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन है, वो दीर्घ में आते हैं। 3 कैटेगरी यहाँ पर है, जो सरकार ने उनको आइडेंटिफाई किया है। सीमांत, लघु सीमांत और दीर्घ, उनका भी आंकड़ा हमारे पास में पूरी एक्सेल शीट है। हम उसमें आगे जो आपने सजेशन दिया है डॉक्टर साहब, थैंक यू। एक स्लाइड हम और बना लेंगे, वो अच्छा रहेगा हमारे लिए जो आपने दिया है। अगला जो आपका प्रश्न था कि सिंचित और असिंचित वाले कितने किसान हैं। आपको बता दें, इसमें जो किसान भाई हैं, वो अमूमन 80% ऐसे किसान भाई हैं जिनके पास में पानी का साधन नहीं है। जिनके पास में पानी का साधन है, वो धान लगाते हैं क्योंकि उनके पास पर्याप्त पानी है, तुलसी नहीं लगाएंगे। जिन किसान भाइयों के पास है पानी का कम साधन है, या हम ये कह लें कि वो ब्लॉक, वो गांव, वो ग्राम पंचायत है जहाँ पे असिंचित एरिया है, जहाँ पे पानी के उतने अच्छे संसाधन नहीं है, वहीं पर किसान भाइयों ने इसको ज्यादा अडॉप्ट किया है। तो ये हम कह सकते हैं कि जो हमारे किसान भाई हैं, उनके पास में 80 से 90% ऐसे किसान भाई हैं जिनके पास में सिंचाई के संसाधन नहीं है, ना के बराबर। तीसरा क्वेश्चन डॉक्टर साहब का जो था कि इसका मार्केट हमने कैसे बढ़ाया, क्या पहले से कंपनियां काम कर रही थी या बाद में आ गई। आपको बता दें, पहले से यहाँ पे कोई कंपनी काम नहीं कर रही थी। यहाँ का समीपवर्ती एक जिला है जो हमीरपुर है, वहां पर एक कंपनी काम कर रही थी शुरू में, ऑर्गेनिक इंडिया, वो यहाँ पे करा रही थी, लेकिन इस एरिया में नहीं थी। यहाँ पे जब स्टार्ट हुआ
तब ये हुआ कि यहाँ के 1-2 किसान भाइयों ने 2 एकड़ में स्टार्ट हमने करवाया था और उस करार के बाद में जो यहाँ पे तुलसी की पत्ती उत्पादन हुआ और उसकी जो क्वालिटी बनी, किसान भाइयों ने क्वालिटी बनाई, वो क्वालिटी दूसरे जिले में जो उत्पादन कर रहे किसान भाइयों से अच्छी थी। जब उन्होंने देखा कि ये तो जो हम पत्ती वहाँ पे उगा रहे हैं, उस पत्ती से भी अच्छी क्वालिटी हमें यहाँ मिल रही है, तो क्यों ना हम किसान भाइयों से करार खेती करें। और उन्होंने कुछ किसान भाइयों से एग्रीमेंट कराया, मीटिंग की, हमने उनकी मीटिंग कराई और हमने अपने किसान भाइयों से कहा कि ये लेने को तैयार है, इनका एक फसल एग्रीमेंट होना चाहिए अनुबंधित खेती के रूप में। उन्होंने अडॉप्ट किया और हमारे करीब यहाँ के 105 किसान भाइयों के साथ अनुबंध किया और उन्होंने खेती शुरू की। तो जब 105 ने की, एक बड़ा एरिया हो गया, तो और कंपनियां फिर यहाँ पे मूव हुई वहां से कि भाई यहाँ पे एक बड़ा क्लस्टर है और यहाँ पे हमें तुलसी की पत्ती आसानी से मिलेगी और अच्छी क्वालिटी में मिलेगी। तो 2-3 कंपनियां और आई, जैसे सनफ्लैग है, वो भी बड़ी तेजी से आई, एक बोटेनिक है, वो भी आई। किसानों से बात किया और उनसे कहा कि आप इसको उत्पादन करिए, हम आपका माल खरीद लेंगे। तो एक उनसे एग्रीमेंट हुआ और अनुबंधित खेती जो शुरू की, ताकि किसानों को एक निश्चित मार्केट मिला और उस निश्चित मार्केट के तहत पे एरिया बढ़ा और बढ़ने के बाद में उनकी जो मार्केट की समस्या थी, उसका समाधान हुआ। धन्यवाद डॉक्टर साहब। धन्यवाद पुष्प। धन्यवाद आदरणीय पुष्पेंद्र जी और डॉक्टर किशोर दुबे जी। अब मैं झारखंड चलता हूँ। मध्य प्रदेश से रविशंकर मेहरा जी ने सवाल किया, महाराष्ट्र से डॉक्टर किशोर दुबे जी ने। अब झारखंड से ओंकार नाथ जी से मैं निवेदन करता हूँ कि अपना सवाल करने का कष्ट करें। अनम्यूट कर लें ओंकार नाथ जी। चलिए, लेफ्ट हो गए हैं। जब तक वो जुड़ते हैं, इसके पहले मैं आदरणीय शरद बरम जी, ओंकार नाथ जी। जी, सदन को नमस्कार। मैं ओंकार नाथ, पतंजलि किसान सेवा समिति पलामू झारखंड से हूँ सर। और मेरा सर एफपीओ भी चल रहा है और मेरा पलामू सर सूखा एरिया में आता है। हर 1-2 साल पर वर्षा का मार झेलना पड़ता है। और साथ साथ अभी हमको एक समस्या और भी हमारे यहाँ हो रहा है कि नीलगाय बंदर का समस्या हो गया है। तो इसके लिए कुछ फसल हम लोग चयन किए हैं, जिसमें लेमन ग्रास खेती, पामारोजा और आप तुलसी जो बात किए, तो ये सब खेती शुरू किए हैं। लेकिन अभी हमको समस्या ये हो रहा है कि अब उसका मार्केटिंग के लिए पहुंच हाथ पैर फैला रहे हैं। तो थोड़ा सा उसमें मार्गदर्शन करिए। और इस वर्ष से एक मुनगा की सहजन का भी खेती शुरुआत किए हैं, तो उसके मार्केटिंग के बारे में थोड़ा बताइए। और जहाँ तक पवन सर से भी हम प्रश्न रखे थे, इच्छा जताए थे कि मेरा मार्केटिंग क्या पतंजलि में हो सकता है क्या, मुनगा का, और लेमन ग्रास का तेल अभी मेरे पास उपलब्ध है। थोड़ा इसमें मार्गदर्शन करिए सर जी। धन्यवाद ओमकार नाथ जी। सबसे पहले आप हमारा नंबर नोट कर लें, 99 सर ग्रुप में डाल दें सर, ठीक है, मैसेज में डाल आप नोट कर लीजिए, ग्रुप में भी डाल देंगे। देखिएगा, जी। मुनगा का बहुत बड़ा मार्केट है, आप बिल्कुल भी चिंता ना करें। आपके पास कितनी क्वांटिटी है, कितनी पत्ती है मुनगा की? नहीं सर, अभी मुनगा तो मेरा अभी 2 एकड़ में भी लगाए हैं। अब मेरा ये 8-9 जो पीके में वैरायटी है, 8-9 महीना में इसका पत्ता निकलना शुरू हो जाता है, 4-6 महीना के बाद। तो अब उसी के लिए हम प्रयास करेंगे, पहले से हम तैयारी कर लें मार्केटिंग के लिए, कहाँ हमको सेलिंग करना होगा, इसी की तैयारी के लिए प्रश्न पूछ रहे हैं सर। ये 8-9 महीना नहीं लगेगा, ये 5 महीने में इसकी पत्ती आपको मिलना शुरू हो जाएगी। आपको बताएं, ये बहुत अच्छी वैरायटी है। 5-6 महीने में आपको उत्पादन मिलना शुरू हो जाएगा और आप इसकी पत्ती का कलेक्शन करें, सुखा के रखें और प्रयास करें इसको छाए में सुखाएं, ताकि इसका कलर फेड नहीं होगा। आपके पास जितनी भी मुनगा की पत्ती होगी, बहुत सारी कंपनियां हैं, हम आपको जोड़ देंगे। मुनगा में कहीं कोई दिक्कत नहीं है, बहुत बड़ा मार्केट है इस समय। तो आप इसके लिए निश्चिंत रहें, मुनगा के जितना है उनका निकल जाएगा आपका। अगला आपका ये क्वेश्चन था कि हमने लेमन ग्रास और पामारोजा लगाया है। लेमन ग्रास बहुत ही अच्छी क्रॉप है, लेकिन आपको बता दें कि लेमन ग्रास आप जो लगाए हैं, इसको कम से कम 10 से 15 एकड़ में लगाएंगे, तभी आपको बेनिफिट मिलेगा। आप सोचे कि लेमन ग्रास हमने 2 एकड़ में लगा लिया है और इसको हम बेचेंगे, तेल निकालेंगे, तो आपको नहीं आएगा, उतना मार्जिन नहीं मिलेगा। आप 10-15 एकड़ में क्लस्टर में लगाएंगे, ताकि वहां पे एक डिस्टिलेशन प्लांट आप चला पाएंगे। आप 2 एकड़ 3 एकड़ में खेती करेंगे तो डिस्टिलेशन प्लांट की कीमत भी नहीं निकलेगी। तो इसको आप बढ़ा के 20 से 25 एकड़ में अगर इसकी खेती करेंगे, तो डिस्टिलेशन प्लांट वहां पर एक लगेगा, ताकि आपकी जो फसल कटेगी और उसका ऑयल निकलना शुरू होगा। तो पामारोजा और हम अगर लेमन ग्रास की बात करें, तो ये
आपको पूरे साल 1 साल के बाद ही इसमें आपको कटाई के लिए फसल तैयार होगी। यानी 1 साल तक आप इसमें से कुछ नहीं ले पाएँगे, पहले आपकी फसल ही बढ़ेगी। तो आप लेमन ग्रास, पामारोजा वहाँ लगाएँ जहाँ पे खेती नहीं होती है, कल्टीवेटेड एरिया नहीं है। अगर कहीं कोई किसान भाई गेहूँ, धान करता है, वहाँ पर सजेस्ट मत कीजिए, क्योंकि गेहूँ और धान से ज़्यादा मुनाफ़ा इसमें नहीं मिलेगा। जो एरिया आपका बैरन लैंड है, खाली पड़ा है, कुछ नहीं होता है, वहाँ लगा दीजिए। एक बार लगाने से लेमन ग्रास आपकी लगभग 4 से 5 साल तक चलती है। आप काटते रहिए और वो होती रहती है। लेकिन अगर आज आपने उसका प्लांटेशन किया, तो 1 साल तक आप कुछ नहीं मिलेगा आपको, बताएँ। क्योंकि हम लोग करके देख चुके हैं, बड़ा अनुभव है हमारे किसान भाइयों के पास में इसका। तो आपने आज लगाया, आप सोचे हम 3 महीने में कटिंग कर लें, आप नहीं कर पाएँगे। आपको 1 साल तक उसकी देख-रेख करना पड़ेगी, जब आपकी क्रॉप अच्छी हो जाएगी। फिर आपको ये भी देखना पड़ेगा लेमन ग्रास में कि किस महीने में इसकी हम हार्वेस्टिंग करें, कटाई करें, ताकि तेल का हमें परसेंटेज अच्छा मिले। अगर आप समय चूक जाएँगे तो तेल का उतना अच्छा परसेंटेज नहीं आता। तो आप जनवरी-फरवरी में इसकी कटाई करेंगे तो तेल का रेशियो अच्छा आएगा। इसको अगर आप चले गए मार्च-अप्रैल हो गया, लेट हो गया कटाई में, तो तेल उतना अच्छा नहीं निकलता है। तो ध्यान देने योग्य फसल है। क्लस्टर में करेंगे 20-25 एकड़ में तो इसका बेनिफिट अच्छा मिलेगा। अगर आप 1 या 2 एकड़ में इसको लगाए हैं, आप सोच रहे हैं हमें लगा के फ़ायदा लेना है, तो फिर आप तेल पे मत जाइए, इस फसल को आप काटिए। छोटी कुट्टी मशीन जो होती है, जो चारा काटने वाली, उससे छोटे-छोटे कट कर लीजिए और इसको पैक करिएगा। लीफ में बेचिएगा, ड्राई लीफ में आप लेमन ग्रास को बेचेंगे। तो ये बहुत सारी जो कंपनियां हैं जो ग्रीन टी बनाती हैं, जैसे आपने देखा होगा ग्रीन टी विथ लेमन टी के नाम से आती है, उसमें लेमन ग्रास ही होती है। नींबू नहीं डालते हैं कोई कि नींबू का अर्क डाल दिया या फ्लेवर डाल दिया। उसमें तुलसी पत्ती हो गई, चाय पत्ती हो गई और लेमन ग्रास की पत्ती हो गई। तो आप उनसे संपर्क करें, नहीं तो हम प्रयास करेंगे आपको जोड़ने का। तो लेमन ग्रास अगर कम एरिया में लगाए हैं तो आप उसकी ड्राई लीफ, सूखी पत्ती आप काटिए, सूखी पत्ती काट के पैकिंग करें और उस पैकिंग को बेचेंगे तो मुनाफा मिलेगा। तेल पे जाएँगे तो आपको एक बड़ा एरिया लेना पड़ेगा, तब आपको फ़ायदा होगा। जी, जी नेक्स्ट। सर, सर जी मेरा ये तीसरा साल हो गया लेमन ग्रास का सर, और इसमें हम सर वो प्रोसेसिंग पर ही जाना चाह रहे हैं सर। और अभी मेरा पीओ है, तो मेरा वो ड्राई लैंड एरिया बहुत सारा है, और वो नील गाय के चलते बहुत सारा एरिया मेरा पड़ती रह जा रहा है, खाली रह जा रहा है। तो हम चाह रहे हैं सर उसमें विस्तार करने के लिए। आप तो सर जी, अभी जी। आपने प्लांट ओमकार जी ले नहीं लिया है? सर, प्लांट मेरा नहीं बैठा हुआ सर। संजोग बस प्लांट के लिए तैयारी था। सर कमिश्नर साहब भी मेरे यहाँ विजिट किए थे तो नहीं हो पाया था। लेकिन अभी केंद्र सरकार से फिर अभी मेरा हुआ, सैंक्शन हो गया। अब देखते हैं सर, दिसंबर तक उम्मीद है कि बैठ मैं जाएगा प्लांट। मैं आपको ये अभी बताऊँ कि आप अभी देखिए जी। डिस्टिलेशन प्लांट इसका लगभग 5 लाख से लेके साढ़े 6-7 लाख रुपए में इंस्टॉल होता है, नया, ठीक है? तो आपका एफपीओ है, आप चाहते हैं कम पैसा में लगे, तो बहुत सारे ऐसे डिस्टिलेशन प्लांट हैं जहाँ पे लोगों ने लगाए और वो उनका एरिया उतना नहीं है तो उनके खड़े हुए हैं। आपको अगर लेना है तो कम पैसे में मुश्किल से 2.5 से 3 लाख रुपए में हमारे यहाँ पे 2-3 लगे हुए हैं जो किसान भाई बेचना चाह रहे हैं। तो आप जो 5-7 लाख रुपए लगाएँगे नए डिस्टिलेशन में, इससे बढ़िया है आप पुराना लें, 1 साल का चला, जिन्होंने लगाए हैं और वो कर नहीं पाए हैं, खड़े हैं। तो आपको एक अच्छा-सा प्लांट, पूरा सिस्टम मिल जाएगा, आधे से आधे पैसे में मिल जाएगा। इसके लिए आप ध्यान रखें, संपर्क कर लें तो हम यहाँ से वो भी दिला देंगे आपको। दूसरा, अगर एफपीओ है, किसानों की संख्या अच्छी है और आपका एरिया बड़ा हुआ है, तो आपको बताएँ फिर आप एक क्लस्टर में करिएगा। और लेमन ग्रास एक ऐसी फसल है जिसको जानवर भी नहीं खाते हैं, कम पानी लगता है और ये इसको आप सफलतापूर्वक कर सकते हैं। मतलब अगर एरिया है आपके पास में तो इससे अच्छी कोई फसल नहीं है, इससे अच्छा कहीं बेनिफिट नहीं है। अगर आपके पास में 25-30 एकड़ का एक क्लस्टर है और आप इस पे लगा देते हैं तो साल भर आप अपने डिस्टिलेशन को रन कर सकते हैं और एक अच्छा खासा अमाउंट कमा सकते हैं। तो आप इसको करिएगा, नीलगाय बंदर से कहीं कोई दिक्कत नहीं है। प्लांट आपको लेना है, नया ना लेके अगर आप ले रहे हैं, तो 1 आध साल का चला हुआ बहुत सारे किसानों भाइयों के पास में है, तो कम कीमत में, आधी कीमत में आपको मिल जाएगा। जी सर, जी सर। जी सर, जी सर। इसका इसका मार्केट भी जो एसेंशियल ऑयल निकलता है, इसमें बहुत सारी कंपनियां हैं जहां पे आप इसको दे सकते हैं। इनका भी हम आपको नंबर दे देंगे, तो आप उनसे संपर्क करके आप अपनी मार्केट को बढ़ा सकते हैं।
जी सर, धन्यवाद सर। जी अब मैं चलता हूँ नर्मदापुरम, जहाँ पर आदरणीय शरद वर्मा जी निश्चित छोटे छोटे किसानों का कल्याण करने के लिए लगातार प्रयासरत है और हमने वहाँ विजिट भी किया है। तो मैं शरद वर्मा जी को सादर आमंत्रित करता हूँ, वो आए और अपना आदरणीय पुष्पेंद्र जी से सवाल करने का कष्ट करें। जी सदन को कोटि कोटि प्रणाम। आज बहन जी ने बहुत अच्छा योग कराया और आज मुख्य अतिथि ने जो ऊर्जा दी है, मैं उन्हें बहुत कोटि कोटि प्रणाम करता हूँ। इतना अच्छा आप एफपीओ चला रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आज बहुत दिनों में हमें एक एफपीओ के विषय में जो नेगेटिविटी भरी हुई थी वो आज आपने निकाली और हमने देखा है कि अधिकतर यहाँ पे जो नर्मदापुरम में जितने भी एफपीओ चल रहे हैं वो सिर्फ 10-15 लाख रुपए लेने तक ही सीमित रहे और आगे नहीं बढ़ पाए। लेकिन आज आपकी ऊर्जा देखकर हमें लगा कि नहीं, कहीं छोटे किसानों का भला हो सकता है और आपके माध्यम से अगर हम चलें तो कहीं तरक्की हो सकती है। तो मैं आपसे बहुत बहुत लंबी बात करना चाहूंगा, तो इसके लिए आपका मोबाइल नंबर मैं मुन्नीलाल सर से ले लूंगा और फिर आपसे चर्चा करके फिर बताएं। थैंक जी यू। बहुत प्रणाम। थैंक यू। जी धन्यवाद आदरणीय शरद वर्मा जी। चूंकि आपके मन में निश्चित किसानों के कल्याण की पीड़ा है और वो समस्या का समाधान निश्चित मिलेगा, मुझे ऐसी आशा और उम्मीद है। आदरणीय पुष्पेंद्र जी के कुशल मार्गदर्शन का जो है हम सबको लाभ मिलेगा और मैं अयुगाहार परिवार की ओर से बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं आदरणीय पुष्पेंद्र यादव जी को, जो उपलब्धियां जो हासिल कर रहे हैं पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के कार्य को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और भारत सरकार में जो है जो आपने प्रदर्शन किया है उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद। अब मैं आमंत्रित करता हूँ जी डॉक्टर किशोर दुबे जी ने दोबारा हैंड रेज किया है, तो मैं आमंत्रित करता हूँ आप अपना संवाद करें, फिर मैं आदरणीय पवन कुमार जी को बुलाता हूँ। जी आदरणीय डॉक्टर साहब। धन्यवाद मुनिलाल जी। मैं सिर्फ एक बात के लिए पवन सर को बधाई देना चाहता हूँ और पुष्पेंद्र जी को भी, जो रिमोट सेंसिंग से जो चित्र लिया वो बहुत ही अनूठा चित्र है और बहुत प्रेरणादायी चित्र है। तो वो आइडिया पवन सर की, इसलिए उनको बधाई, और जो पुष्पेंद्र जी ने उसको कार्यान्वित किया और प्रेजेंटेशन किया उनको भी बधाई। धन्यवाद। थैंक यू डॉक्टर साहब। थैंक यू। जी धन्यवाद। और आदरणीय पवन कुमार जी के जो कार्य हैं निश्चित वो ऊंचाइयों पर जा रहे हैं और हम सबका जो पहचान है, जो आदरणीय पवन जी के सांप सीढ़ी का खेल है, जहाँ भी जिन महाविद्यालय विश्वविद्यालयों में दिखाए जा रहे हैं बच्चे बड़ी रुचि से देख रहे हैं। फिर आपके द्वारा अभी प्रकृति के रंग एक जो पुस्तक का जो अभी विमोचन हुआ है सिद्धि आचार्य जी ने किया है, उसमें भी कई प्रकार की जो कविताएं हमारी धरती और जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और जलवायु से लेकर के हमारे जीव जंतुओं को लेकर के समाहित किया गया है और कई प्रकार की नई रचनाएं वो रच रहे हैं। इसलिए मैं आमंत्रित करता हूं आदरणीय पवन कुमार जी को, हमारे कुशल मार्गदर्शक हैं, आए और आदरणीय पुष्पेंद्र जी से संवाद करने का कष्ट करें और आज के इस कार्यक्रम पर अपना कमेंट प्रदान करें। मुन्नीलाल जी, मैं साहब को बुलाने से पहले 2-3 बातें और अभी जैसे वर्मा जी ने कहा है उस पर थोड़ा सा 5 मिनट लेंगे, फिर मैं आपके साथ डिस्कस करेंगे। जैसे शरद वर्मा जी ने कहा है कि बहुत सारे एफपीओ हैं जो केवल इक्विटी ग्रांट के लिए बनाए जा रहे हैं और वो बना रहे हैं, ये बिल्कुल यथार्थ बात है। बहुत सारे ऐसे बुंदेलखंड में भी है, उनका केवल उद्देश्य है कि हमें एक फार्म मशीनरी बैंक मिल जाए। एफपीओ को यहाँ उत्तर प्रदेश की सरकार 15 लाख रुपए का सामान दे रही है, जिस पे 80% की सब्सिडी है। 3 लाख रुपए में वो सामान मिल जाता है। एक ट्रैक्टर है, भूसा की मशीन है, थ्रेसर है, रोटावेटर है, टिलर है, प्लाऊ है, 6 यंत्र मिलते हैं। इनकी कीमत 15 लाख होती है और ये 3 लाख रुपए में मिल जाते हैं। तो 2 उद्देश्य हैं, एक तो फार्म मशीनरी बैंक लेना कि हमें 3 लाख रुपए में ट्रैक्टर मिल जाएगा और सारे यंत्र मिल जाए। दूसरा इक्विटी ग्रांट मिल जाए, बस इसके आगे उनका कोई उद्देश्य नहीं है। ये बात 100 में 100% वर्मा जी की सही है और इसी के लिए यहाँ बनाए जा रहे हैं लोग, यही उनका उद्देश्य है, इसके आगे उन्हें जाना नहीं। आपको बता दें कि एफपीओ का जो मॉडल है वो अगर हमारे किसान भाई वास्तव में धरातल पे काम करें तो ये जिंदगी बदल सकती है। परिवर्तन लाने का एक बहुत बड़ा मंत्र है एफपीओ। हम जो बिजनेस अकेले नहीं कर सकते हैं, जो भी हमें व्यापार करना है हमें अकेले करने में बड़ी दिक्कत होगी। अगर किसानों को लेके एक बड़ा बिजनेस करें तो सरकार इसमें 2 करोड़ रुपए तक का फाइनेंस कर रही है। एआईएफ स्कीम है, एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड, उसके तहत हम एक बड़ा लोन ले सकते हैं और वो जो हम लोन लेंगे 2 करोड़ का,
उस पे 9% का इंटरेस्ट है, ब्याज दर है। उस ब्याज दर में जो ब्याज आएगा उसमें 6% ब्याज की सब्सिडी सरकार देगी, यानी 6% जो ब्याज है वो सरकार देगी। केवल हमें 3% पे ही 2 करोड़ रुपए तक का लोन मिल जाएगा, यानी कि 2 करोड़ का अगर लोन लिया है, हमने काम किया है, तो साल भर में केवल 3% ब्याज देना है। ये एक बहुत बड़ा काम है। इसको हमारे किसान भाई समझ नहीं रहे, केवल उन्हें अनुदान की पड़ी है, ग्रांट की पड़ी है कि ग्रांट मिल जाए और हमें मिलने के बाद में जो हम काम कर रहे हैं उसको हम आगे बढ़ाएं। तो अगर हमारे किसान भाई थोड़ा सा भविष्य को देखें, आगे को देख के चले, तो एक बड़ा व्यापार कर सकते हैं। और एक व्यापार जब हमारा डेवलप हो जाएगा, एक एस्टेब्लिश हो जाएगा, तो पीढ़ी दर पीढ़ी हम व्यापार करते रहेंगे। इसकी तरफ हमारे किसान भाइयों की सोच नहीं है, ना ही उन्हें कोई जागरूक कर रहा है। जो मिलता है वो विभाग में बस अनुदान कैसे मिलेगा, किसको कितना कमीशन देना है, ट्रैक्टर कैसे मिलेगा, इसके अलावा आगे बढ़ने की बात नहीं हो रही है। और बात ये आती है, हमारे किसान भाई बोलते हैं कि 10,000 एफपीओ पूरी भारत सरकार बना रही है, भारत पूरे देश में। तो ये 10,000 क्यों बनाई है? 11 क्यों नहीं बनाए, 12 क्यों नहीं बनाए, 9 क्यों नहीं बनाए, 10,000 ही क्यों बनाए? इसका एक टेक्निकल रीजन है। हमारे किसान भाई आज जुड़े हैं, हम बताना चाहेंगे। पूरे ऑल ओवर इंडिया में 7,500 ब्लॉक हैं, 7,500 ब्लॉक हैं। हर ब्लॉक में एक एफपीओ का गठन सरकार को करना है। एक ब्लॉक में एक एफपीओ का गठन होगा, तो 7,500 एफपीओ पूरे भारत सरकार, पूरे इंडिया में हो गए, सरकार ने कर लिए। 2500 यानी कि जो एक चौथाई बचती है, वो 2,500 एफपीओ रखे हैं एक अदर एक्टिविटी के लिए, स्पेशल एक्टिविटी के लिए, कि कोई अच्छा बकरी पालन करता है ब्लॉक में, तो हम बकरी पालन के लिए एक एफपीओ बना सकते हैं। कोई अगर वहां पर वी कीपिंग कर रहा है, मधुमक्खी पालन कर रहा है, तो उसके लिए हम बना सकते हैं। कोई अगर वहां पे फलों की खेती, फूलों की खेती कर रहा है, तो उसके लिए हम एफपीओ बना सकते हैं। साथ ही साथ हमारे कुछ मछुआरे भाई हैं, अगर वो में अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ हमारे डेयरी वाले भाई हैं जो दूध पे काम करना चाह रहे हैं, तो ये अदर एक्टिविटी के लिए 250 2,500 यानी 2,500 एफपीओ उनके लिए संख्या रखी है। तो कुल मिला के ये 10,000 एफपीओ हो गए भारत सरकार। अब बात ये आती है कि हमारे किसान भाई बोलते हैं कि एक ब्लॉक में एक ही है, जबकि एक ब्लॉक में लगभग 50 ग्राम पंचायतें होती हैं, 60 होती हैं। तो हमारा ये सजेशन है सभी से कि अगर सरकारी एफपीओ आपको नहीं मिल पाया, या आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, या सरकार के अधिकारियों के द्वारा बना लिया गया, या उन्होंने अपने जो उनके प्रिय किसान हैं, सीधी कहें उनकी मिली भगत से बन गए, सरकार ने उनको बना दिया, प्रशासन के अधिकारियों ने सपोर्ट कर दिया, तो इसमें कोई हमारा दुख या व्यक्त करने की बात नहीं। हम अपना सेल्फ प्रमोटेड एफपीओ बना सकते हैं, अपना खुद का। उसमें जो भारत सरकार सरकारी एफपीओ को लाभ दे रही है, वही हमारे सेल्फ प्रमोटेड एफपीओ को भी मिलेगा। अगर हम खुद का गठन करते हैं 10 किसान भाइयों को इकट्ठा करके और एफपीओ का गठन करते हैं, उनको डायरेक्टर बनाते हैं, तो 10 किसानों को लेकर के हम अपना एफपीओ का गठन कर सकते हैं। फिर धीरे धीरे किसानों को जोड़े, और जो हमारे किसान भाई हैं, एक एफपीओ में जो मैदानी क्षेत्र है वहां पे 300 किसान भाइयों को जोड़ना है, और जो हमारा पर्वतीय क्षेत्र है ऊपर का, वहां पर एक एफपीओ में लगभग 100 किसान भाइयों को होना चाहिए। तो 300 किसान भाइयों को धीरे धीरे हम जोड़ सकते हैं, 10 किसान भाइयों का गठन करके एफपीओ बना सकते हैं। और एक एफपीओ का गठन करने में, बनाने में जो खर्चा है, रजिस्ट्रेशन खर्चा, साथ ही साथ उनकी जो कंप्लायंसेस है उनका खर्चा, वो एक एफपीओ का गठन करने में लगभग 25 से 30,000 रुपए का खर्चा आता है। ये अपन हमारे किसान भाई अपनी जेब से करें, हमें खुद करना है। सरकारी एफपीओ में ये फीस गवर्नमेंट देती है, लेकिन इसमें आपको खुद फीस देनी पड़ेगी। तो एक छोटा सा ये खर्चा है। दूसरा ये है कि हर साल का जो कंप्लायंसेस का खर्चा है, वो साल का लगभग 18 से 20,000 रुपए कंप्लायंसेस का खर्चा आता है। ये 2 खर्चे अगर हम उठा सकते हैं, तो अपना खुद का एफपीओ बनाएं, अपने खुद के हमारे किसान भाइयों को जोड़ें, जो हमारे एक क्लस्टर में है, जो हमारे एरिया में है, हमारे ग्रुप के हैं, और उनको भी, उस एफपीओ को भी उतना ही लाभ मिलेगा, उतने ही योजनाओं का लाभ मिलेगा जो सरकार की योजना, सरकार के द्वारा गठित जो एफपीओ है उनको मिल रहा है। तो इसमें कोई ये ना कहे कि वो हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ और वो गठन हो गया,
और ब्लॉक में बन गया, तो इसमें आप अपना बनाएं, हम अपने किसानों को जोड़े, अपनी एक नई फसल लें, स्वतंत्र रूप से काम करें, और इसमें जो सरकार अदर एफपीओ को लाभ दे रहा है वो आपको ही मिलेगा। इसके लिए पवन सर ने हमारे जो 5 एफपीओ है यहाँ पे जो हमने बनाए हैं, बुंदेलखंड में पतंजलि को 5 एफपीओ मिले हैं, जालौन में हमने 3 एफपीओ का गठन किया है, ललितपुर जनपद में 2 एफपीओ का गठन किया है। इन 5 एफपीओ का जो रजिस्ट्रेशन जो हमने कराया है वो हमारे पवन सर के एक मित्र हैं लखनऊ के, राम परिजातम, उन्होंने बहुत अच्छे सॉफ्टवेयर भी बनाए हैं। हम उनका भी नंबर दे देंगे। किसी भाई को अगर रजिस्ट्रेशन कराना है कम पैसे में और सादा सरल डॉक्यूमेंट वो लेते हैं, और उनसे जुड़ करके गठन आप करा सकते हैं। सीधे आप बात करें, सीधी आप फीस जमा करें और वो एक अच्छा मार्गदर्शन देंगे। साथ ही साथ एफपीओ गठन होने के बाद में अभी एक समस्या और आएगी, जिन्होंने कर लिया है वो सोच रहे हैं कि स्वयं सहायता समूह है, हमारा गठन हो गया, या वो ये कहेंगे हमने एक एनजीओ का गठन कर लिया। ये ना एनजीओ है ना स्वयं सहायता समूह है, ये कंपनी एक्ट 2013 में इसका रजिस्ट्रेशन होता है, और जब कंपनी एक्ट में हो जाता है तो इसकी बहुत सारी कंप्लायंसेस हमें हर साल करनी पड़ती हैं। हर टाइम होता है कि ये हमें आईएनसी हमें कब जमा करना है, ठीक है, हमें पॉज 3 कब बनाना है, पॉज 7 कब बनाना है, कंप्लायंसेस कब करना है, रिटर्न इनकम टैक्स कब करना है, जीएसटी का फाइलिंग कब करना है, और अगर आप नहीं करोगे तो इसमें बहुत सारी पेनल्टी भी लगती है। इसलिए हमें एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का सपोर्ट बहुत जरूरी है, ताकि हमारी कंपनी का जो गठन किया है इसमें कोई व्यवधान ना हो और जो कंप्लायंसेस है समय से हमारी फुलफिल हो। उन कंप्लायंस को फुलफिल करने के लिए जो हमारे सीओ है, सीए है, चार्टर्ड अकाउंटेंट है, वो राम परिजातम है, वो सपोर्ट हम लोगों की भी कर रहे हैं। अगर हमारे कोई किसान भाई बनाना चाहते हैं, गठन करना चाहते हैं, तो उनका भी हम नंबर दे देंगे। आप उनसे बात करके वो कम पैसे में आपका बनवा देंगे, कंप्लायंसेस भी टाइम से फुल करेंगे, और बीच में जो सपोर्ट है, साथ ही साथ में जो लोन फाइनेंसिंग की बात है, हमें लोन कहाँ से मिलना है, कम पैसे में कहाँ से, वो भी सपोर्ट करने को तैयार है। इतना ही मैं कहना था। थैंक यू। ओवर टू पवन सर। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय पुष्पेंद्र यादव जी, और बहुत महत्वपूर्ण जानकारी आपने दी है जो किसानों के वाकई में बहुत हित में है, और जो हमारे किसानों की जो समस्याएं थी एफपीओ को लेकर के, जो भ्रांतियां थी, वो आपने दूर की और समस्याओं का समाधान बताया। अब मैं सीधे चलता हूँ आदरणीय पवन कुमार जी के पास, वो आए और अपनी धन्यवाद। बहुत सुंदर वार्ता आज की हुई है, लेकिन अभी मुझे लगता है कि एफपीओ पर उतनी अच्छी डिटेल में भी चर्चा नहीं हुई है, विशेषकर जो काम किए हुए हैं। और इसलिए प्रस्ताव ये है कि आने वाले दिन में हो सकता है कि परसों शुक्रवार के दिन या फिर अगले जो भी तिथि सुनिश्चित की जाए, उस पर हम केवल एफपीओ के ऊपर बातचीत करेंगे, और उसमें हम आप राम परिजातम जी को भी बुला सकते हैं, पुष्पेंद्र जी, और अभी हाल में डॉक्टर ऋषि वर्मा भी हमारे बीच में हैं, उनकी भी अभी विजिट हुई है एफपीओ के ऊपर, तो उनके भी अनुभव को हम शेयर कर सकते हैं। तो जो भी दिन सुनिश्चित किया जाएगा, या तो शुक्रवार का या फिर अगले सोमवार, मंगल, बुध में से किसी एक दिन हम केवल एफपीओ के ऊपर बातचीत करते हुए इस वार्ता को आगे बढ़ाएंगे। जो प्रश्न अभी एफपीओ से संबंधित हैं उस पर भी बातचीत करेंगे, और साथ ही जो किसानों की जो एक ध्येय सुनिश्चित करना है, जिस तरफ जाने का उनका कार्य आगे सुनिश्चित करना है, कि वो एफपीओ के माध्यम से किस प्रकार से अपने कार्यों को सफलतापूर्वक एक अंजाम की तरफ ले जाएं और केवल सब्सिडी और ग्रांट लेने तक ही सीमित नहीं रहें। इसमें क्या क्या बाधाएं आती हैं और इसमें क्या क्या समस्याएं आती हैं और उसके संभावित समाधान क्या होंगे, इस विषय पर भी हम बातचीत करेंगे आने वाले दिनों पर। समय हमारा हो गया है, लेकिन मैं क्लोज करने से पहले एक बार डॉक्टर ऋषि वर्मा को भी बुलाना चाहूँगा कि वो भी अपनी बात संक्षेप में कहें, और फिर अगले दिन जब हमारी वार्ता कंटिन्यू रहेगी तो हम केवल एफपीओ के ऊपर बातचीत करते हुए अनुभवों का आदान प्रदान करेंगे। तो ऋषि जी, आप मेरी बात सुन रहे हैं तो आप आकर के अपनी अनुभव को बहुत संक्षेप में बताइएगा, बाकी विस्तार पूर्वक आप बाद में बता देना। और इस प्रकार से जो दूसरी जो चीज बताई थी
डॉक्टर दुबे ने भी जो पूछा था कि ये मैप कैसे बना, तो ये मैप डिजिटल तकनीक के माध्यम से और कुछ ग्राउंड लेवल पर सर्वे का काम किया गया पुष्पेंद्र और उनकी टीम के द्वारा। मैं भी ट्रैवल कर रहा हूँ तो वॉइस डिस्टरबेंस ज्यादा है, तो अभी आप म्यूट हो जाइए, अभी 2 मिनट। सारी चीजें प्रॉपरली सुन भी नहीं पाया हूँ, बट जहाँ तक मेरा कोई बात नहीं, अभी बाद में करना आप, अभी आप बाद में कर लीजिएगा, अभी डिस्टरबेंस में जब होगा इसको बाद में, अभी म्यूट कर लीजिए, बहुत डिस्टरबेंस हो रहा है आपकी वजह से। तो मैं पुष्पेंद्र की जो बात कही थी, डिजिटल जो हमारा सैटेलाइट सर्वे हुआ था, वो फील्ड लेवल पर काम करने के साथ साथ एक सैटेलाइट का जो डेटा का उपयोग है, उसके आधार पर हमारे जो साथी हैं धर्मेश वर्मा जी, उनके द्वारा एक कार्य को फाइनली रूप दिया गया और इसमें ग्राउंड लेवल पर भी काम हुआ और सैटेलाइट लेवल पर भी जो सैटेलाइट डेटा है गूगल के ऊपर उसको डाला गया और उसको मैप के ऊपर प्रदर्शित किया गया, जैसे हम अभी आजकल मिट्टी के जो गांव स्तरीय मैप बना रहे हैं उसी तकनीक के आधार पर उसको किया गया है। तो इस तरह से आज के संदर्भ में डिजिटल तकनीकों का उपयोग धीरे धीरे बढ़ने लग गया है और उसका भी कई जगह पर उपयोग अब आने लग गया है। तो मैं अब आगे की जो हमारी है, ये ऋषि जी लेफ्ट हो गए हैं क्योंकि उनकी नेटवर्क में भी समस्या थी और वो हमारी बात भी नहीं सुनी, तो लेकिन कोई बात नहीं, अगली बार जब वो जुड़ेंगे तो उनके अनुभव का हम लाभ ले लेंगे। आज का कार्यक्रम बहुत सुंदर रहा, पुष्पेंद्र जी का बहुत बढ़िया तरीके से उन्होंने अपनी बात कही है और इसको वार्ता को हम जारी रखते हुए और भी जो एफपीओ को बनाने के लिए जो आवश्यक कार्रवाई होती है, आवश्यक जो हमें वैधानिक रूप से कार्रवाई करनी होती है और साथ ही उसके सपोर्ट में जो कार्रवाई करनी होती है और एक फील्ड लेवल पर जो कार्रवाई करनी होती है, जिस विषय पर हमने पूर्व में भी चर्चा की कि हमारे क्या अध्यक्ष वही रहेंगे या उसमें बदलाव होना चाहिए, ऐसी कई सारी चीजों के अनुभवों का मुझे लगता है कि हम आने वाले समय पर आदान प्रदान होगा। दूसरी चीज, अभी पिछले सप्ताह 2 सप्ताह पहले जो एफपीओ गठन के ऊपर बातचीत आई थी कि अब सरकार इस चीज पर भी विचार कर रही है कि ये जो 10,000 एफपीओ है इनकी संख्या को बढ़ाया जाए और हर एक ब्लॉक में उनकी संख्या को और ज्यादा किया जाए। इसका नीतिगत निर्णय होना है और अगर होगा तो इससे और ज्यादा लोग फायदे में रहेंगे, फायदा मिलेगा। और लेकिन महत्वपूर्ण बात वही है कि उसका उद्देश्य जो बनाने वाले हैं, जो चलाने वाले हैं, उनका उद्देश्य अगर अच्छा है तो निश्चित रूप से उसका लाभ मिलेगा। अन्यथा अगर उद्देश्य से ही गलती हो गई है और उद्देश्य सही नहीं है तो उसका लाभ नहीं मिल पाएगा। तो इतनी बातें कहते हुए मैं अब अगर डॉक्टर ऋषि ने अपनी बात संक्षेप में कहनी है तो आप आइए, क्योंकि उस समय आपका डिस्टरबेंस बहुत हो रहा था, तो अपनी बात कहिए और उसके बाद फिर हम 8 बजे समाप्त कर देते हैं अपनी इस कार्यक्रम को, तो उसके बाद फिर हम समापन करेंगे। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद सर। और आदरणीय ऋषि सर जी नेटवर्क में नहीं है तो वो लेफ्ट हो गए हैं। आगे अगले दिन जो आदरणीय पुष्पेंद्र यादव जी का जो संवाद होगा उसमें हमारे बहुत सारे किसान भी और जुड़ेंगे, उनको लाभ मिलेगा। और मैं आदरणीय पवन कुमार जी का बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने अगले दिन एक एफपीओ पर पुनः एक विस्तार से चर्चा करने के लिए जो है अपना जो प्रस्ताव दिया है और मार्गदर्शन दिया है। और आदरणीय पुष्पेंद्र यादव जी का धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने इस आग्रह को स्वीकार किया है। मैं चलता हूं सीधे दिनेश जी सेमवाल जी के पास, देहरादून, वो आए और आज के योगाहार कार्यक्रम में अपना कमेंट के साथ आभार ज्ञापित कर आज के कार्यक्रम को विराम देने का कष्ट करें। आदरणीय दिनेश सेमवाल जी। जी आदरणीय, बहुत बहुत धन्यवाद। और आप सभी के माध्यम से मैं उपस्थित सभी सदस्यों को प्रणाम करता हूं। और आज की जो वार्ता है बड़ी सुंदर रही और ये प्रस्तावित था कि हम एफपीओ पर पुनः एक लंबी श्रृंखला चलाएं और उसकी शुरुआत आदरणीय पुष्पेंद्र जी भाई साहब ने कर ली है। एफपीओ के सफल कार्यों को रखा है उन्होंने और इस बात की आवश्यकता बहुत ही ज़्यादा पूरे देश में है कि एफपीओ अच्छे ढंग से सरलता के साथ और सफलता के साथ आगे बढ़े। और ये खुशी की बात है कि हमारे जो एफपीओ हैं वो इस क्षेत्र में सरकार की सहयोगी के रूप में कार्य कर रहे हैं।
मैं सरकार के सहयोगी के रूप में इसलिए भी कह रहा हूँ कि अभी मैंने कई लोगों से वार्तालाप की, एक छोटी यात्रा भी की। कल मैं आदरणीय पुष्पेंद्र जी भाई साहब से भी साझा कर रहा था शॉर्ट में कि बहुत सारे सीबीबीओ हैं, बहुत सारे किसानों को सहयोग करने वाले लोग भी हैं। वो इस समय एक ताक में हैं कि मछली कैसे फँसे और किस तरह से वो निवाला बनाएँ ऐसी योजनाओं का जो किसानों के लिए हैं। तो इस दिशा में बहुत सारे लोग इस तरह झाँक रहे हैं कि जो अभी बात भी आई है कि योजनाओं का लाभ लें और कुछ 8-10 लोगों के समूह के द्वारा योजनाएँ हड़पी जाएँ और आगे आगे का रास्ता तय किया जाए। लेकिन ये बात स्पष्ट हुई है और मुझे तो ये भी लगता है कि पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के माध्यम से अन्य जगह भी इस तरह के एफपीओ का गठन किया जाना चाहिए ताकि वो सत्यनिष्ठ हो करके और किसानों के सहयोगी के रूप में, सरकार के सहयोगी के रूप में इस तरह की सफलताओं को अर्जित करें क्योंकि किसानों की सफलता ही हमारे देश की सफलता है। आज जो सुबह प्रथम सत्र था, आदरणीय जाबा हजारिका जी के माध्यम से सुंदर योग कराया गया और जो द्वितीय सत्र रहा, आदरणीय मुख्य अतिथि हमारे आदरणीय भाई साहब पुष्पेंद्र जी यादव जी द्वारा सरलता के साथ ये भी दिखाया गया कि जिस क्षेत्र में जिन फसलों की आवश्यकता है, जिन कृषि उत्पादों की आवश्यकता है, उन्हीं के साथ अगर एफपीओ आगे बढ़ें, तो सफलता निश्चित है और सफलता में सत्यनिष्ठता होना, प्रामाणिकता होना और एक अच्छा ध्येय होना कितना महत्वपूर्ण है। इन्हीं सभी बातों को लेकर के जैसे आदरणीय पवन सर ने भी कहा है कि हम आगे बढ़ेंगे और नित्य सप्ताह में 1 दिन कम से कम इस विषय को देंगे ताकि इस उभरते हुए विषय को सफलता के साथ हम आगे बढ़ा सकें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं उपस्थित आदरणीय हमारे मुख्य वक्ता जी, आदरणीय पुष्पेंद्र जी भाई साहब, आज की योग शिक्षिका आदरणीय जाबा जी हजारिका बहन जी और उपस्थित सभी आदरणीय सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ इस योगहार के मंच से और पुनः मिलते हैं कल दूसरे विषय पर। तब तक के लिए धन्यवाद, प्रणाम। ओम। जी ओम, धन्यवाद। ओम, सभी को प्रणाम।